नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, साधना आईएएस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम की यह कोशिश रही है कि आप किसी भी क्षेत्र के हों, ग्रामीण क्षेत्र के हों, शहरी क्षेत्र के हों, हिंदी को आपने बचपन से किस रूप में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप तक साहित्य का एक एक पहलू, एक एक टॉपिक सहजता के साथ पहुंच सके। तो इसी प्रयास में, इसी कोशिश में आज हम लोग देखने जाएंगे भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से रहा है। उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जिसकी काल सीमा 1900 से 1920 तक रही है। मित्रों, भारत भारती का दो अर्थ लिया जा सकता है। एक, जैसा कि आपने सुना है, माँ भारती, यानी भारत माता की चर्चा, और दूसरा यहाँ अर्थ भारती यानी भारत की संतान से। इस रचना में भारत की संतान के लिए उद्बोधनात्मक अर्थात जगाने का स्वर है। आलोचकों ने इस रचना के विषय में लिखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि भारत भारती सोते को झकझोर कर जगाने वाली रचना है तथा भटके को राह दिखाने वाली रचना है। जिस प्रकार गीता का काम कर्म का उपदेश देना है, उसी प्रकार यह रचना भी उपदेश देने वाली, उद्बोधनात्मक है। इसीलिए भारत भारती को आधुनिक हिंदी साहित्य की गीता की उपमा दी गई। इस रचना के केंद्र में नवजागरण परक चेतना है। नवजागरण का सीधा और सहज अर्थ यदि लिया जाए तो यह होगा कि अतीत से प्रेरणा लेकर, हमारा अतीत बड़ा ही सुंदर और स्वर्णिम था, उस अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को फिर से झकझोरना। चूंकि वर्तमान में हम पराधीन थे, अंग्रेजी पराधीनता के शिकार थे, ऐसे में वर्तमान को संशोधित करने के लिए, राष्ट्रीय जागरण के लिए, भारतीय जनता को जगाने के लिए अपने अतीत से प्रेरणा लेने की कोशिश ही नव जागरण परक चेतना, यही राष्ट्रीय जागरण है, यही सांस्कृतिक जागरण है। चूंकि हमारा अतीत स्वर्णिम था, श्लाघ्य था, हम ज्ञान विज्ञान कला समृद्धि सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु थे, हम अपराजेय थे, शक हुण यवन कई आक्रांता आए, हमने सबको खदेड़ दिया। हमारा अतीत सभी स्तरों पर स्वर्णिम था। ऐसे में उसी अतीत से प्रेरणा लेने की कोशिश नव जागरण परक चेतना है। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भी दो पंक्तियों के माध्यम से, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। आप समझ सकते हैं कि नवजागरण परक चेतना एक तरफ अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संशोधित करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ इस चेतना में यह भी प्रयास है कि भविष्य की भी चिंता व्यक्त की जाए। जिसका वर्तमान सुधर जाए, उसका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। दोस्तों, यदि नवजागरण परक चेतना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति चिंतनशील है, तो यह तय है कि भारत भारती की केंद्रीय चेतना नवजागरण परक चेतना भी तीन हिस्सों में बटी है। यही वजह है कि भारत भारती रचना तीन खंडों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड में भारत के स्वर्णिम अतीत, हमारे सुनहरे अतीत की चर्चा की गई है।
कि किस प्रकार हमारी आर्य और वैदिक संस्कृति श्रेष्ठ थी। मैथिली शरण गुप्त जी ने उस श्रेष्ठ अतीत को कई पंक्तियों के माध्यम से याद करने की कोशिश की। लिखते हैं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य में जो सबके प्रथम आचार्य हैं। इस अतीत खंड में भारत को विश्व का सिरमौर बताते हैं गुप्त जी। लिखते हैं, हाँ वृद्ध भारत ही दुनिया का सिरमौर है, इससे पुरातन देश क्या जहां में कोई और है। परंतु दोस्तों, उस अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए वर्तमान खंड में गुप्त जी ने यह भी लिखा कि किस प्रकार हम अतीत में सुनहरे स्वर्णिम दौर से गुजर रहे थे, हम अपराजेय थे और हमारा वर्तमान पराधीनता से जर्जर और यातना से ग्रस्त हो चुका है। इसलिए उन्होंने लिखा कि एक तरफ देखिए अतीत, जो कोकिलानंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली है अब वही। दोस्तों, गुप्त जी ने इस रचना की भूमिका में इस बात की स्पष्ट घोषणा की कि संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उद्यम से, उद्योग से, मेहनत से संभव ना हो सके। उद्योग और उद्यम के लिए उत्साह चाहिए और उत्साह के लिए साहित्य या कविता चाहिए। यही वजह है कि गुप्त जी, जो द्विवेदी युग के प्रमुख प्रखर रचनाकार थे, अपने गुरु की तरह ही साहित्य को उपदेशात्मक बना देती है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि साहित्य का काम केवल मनोरंजन नहीं। इसलिए गुप्त जी लिखते हैं, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भारत भारती रचना का वर्तमान खंड उन सभी कमियों को उजागर करता है जिनकी वजह से हम पराधीन हुए, हम जर्जर हुए। उनमें नारी शोषण, नारी यातना, गोवध की समस्या, कृषि में ह्रास होना, वर्णों का अपने अपने दायित्वों से भटक जाना, राष्ट्रभाषा का अभाव, विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं के प्रति नक्काल वृत्ति, कई समस्याओं की चर्चा करते हैं वर्तमान खंड में। परंतु दोस्तों, गुप्त जी ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि पराधीनता से घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज या संस्कृति का एक इतिहास चक्र होता है। जो संस्कृति कभी पिछड़ी होती है, वही तरक्की, उन्नति के शिखर पर भी पहुंचती है। उन्होंने लिखा भी, उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मार्तंड है। इसलिए उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि घबराने की आवश्यकता नहीं पराधीनता से। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय उत्थान को ध्यान में रखकर जो समाज कर्मशीलता, उद्यमशीलता को महत्व दे, वह कभी पिछड़ नहीं सकता है। दोस्तों, भारत भारती रचना में जो भविष्य खंड है, वह पूरी तरह उद्बोधनात्मक है। इसमें राष्ट्र को जगाने की कोशिश, उन सभी कमियों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश है कि किस प्रकार वर्ण व्यवस्था का एक दायित्व है, एक सामाजिक दायित्व है, किस प्रकार एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, किस प्रकार हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता के प्रति हम एक जागरूकता होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी जिस द्विवेदी युग के रचनाकार रहे, द्विवेदी युग के अनुशासनवादी रचनाकारों में गुप्त जी सबसे अग्रणी थे। ऐसे में उनका इशारा हमेशा इस बात की ओर रहा कि समाज को जगाया जाए। द्विवेदी युग की 3 बड़ी विशेषताएं थीं, ऐसा कहें कि 3 बड़े आदर्श थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं इन 3 आदर्शों को रखा था: उपदेशात्मक, नैतिकतावाद और स्वदेश्य मूलकता। साहित्य का काम उपदेश हो, साहित्य का काम समाज को नैतिक बनाना हो, और साहित्य का एक राष्ट्रीय उद्देश्य हो।
द्विवेदी जी ने लिखा था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं। तो उसी तर्ज पर चलते हुए मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को राष्ट्र जागरण, सामाजिक उत्थान का एक सशक्त माध्यम बनाया। यही वजह है कि अज्ञे जैसे आलोचकों ने, रचनाकारों ने इस रचना पर टिप्पणी करते लिखा कि भारत भारती में भारतीयता की खोज का जैसा अद्भुत प्रयास किया गया है वह अन्यत्र कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों, वाकई यह रचना हिंदी की बिंदी है। इसकी भाषा अत्यंत सहज है, कला मूल्यों का अभाव है, अभिधात्मक शैली है, सपाट शैली है, ताकि समाज को जगाया जा सके, समाज को झकझोरा जा सके। यही वजह है कि इसकी सपाट शैली को इतिवृत्तात्मक शैली की उपमा दी गई, सहज, अभिधात्मक, ताकि उस दौर की राष्ट्रीय जनता को रचनाकार अपनी बात समझा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भारत भारती को संक्षेप में समझ पाए होंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में आपको अलग अलग पहलुओं से रूबरू करा सकूं। अगले शीर्षक के लिए, अगले विषय के लिए अगले वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में बने रहें, कुशल रहें। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।